तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम मैक्सवेल के लॉस को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाकर देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने में लगती कैसे है। उसकी डेरिवेशन भी आज ही मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे है तो वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद ही मैक्सवेल के लॉ सीखने के लिए आए। ठीक है जी, ओके। तो मैक्सवेल का बेटा सबसे पहला लॉ है दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैक्सवेल ने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपने सबसे पहले स्थान पे रखा। अब देखो, मैक्सवेल ने खुद बोला था कि ये जो चार लॉज है ना, ये मैक्सवेल ने खुद नहीं बनाए हैं। ये चार लॉज अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए हैं। मैक्सवेल सिर्फ उनको एक ही जगह पर इकट्ठा लिख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इन चारों लॉज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। बस, ठीक है। तो गॉस लॉ हम सब जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। क्या है बेटा डेफिनेशन गॉस लॉ की? अगर पेपर में आए तो पहले डेफिनेशन लिखना, फिर फॉर्मूला लिखना। ठीक है जी। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बताते हैं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is 1 upon epsilon naught times total charge enclosed। ठीक है जी। मतलब अगर कभी भी किसी भी सरफेस में टोटल क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है तो उन्होंने कहा जो फ्लक्स होगा ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में से ऐसे बाहर आ रही होंगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ऐसा बोला जी मैक्सवेल ने। ठीक है। तो मतलब पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q कौन सा है बेटा? इनसाइड वाला चार्ज है। ये किसके बराबर होता है? फ्लक्स के बराबर होता है। ऐसा बोला था मैक्सवेल ने अपने पहले लॉ में। और हम जानते हैं कि फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक और भी फॉर्मूला होता है दैट इज E डॉट dA इज ऑल्सो इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। तो मैक्सवेल पहले लॉ में क्या बोलते हैं? गॉस लॉ के बारे में बोलते हैं। वो कहते हैं कि टोटल चार्ज किसी भी अगर सरफेस में एनक्लोज्ड है तो उसके द्वारा क्रिएट किया जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो मैक्सवेल की नजरों में गॉस लॉ एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मतलब इसकी जो जानकारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और दूसरी बात मैक्सवेल क्या बोलते हैं बेटा? दूसरे लॉ में मैक्सवेल ने शामिल किया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को। किसको बेटा? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को। ठीक है जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझ लो कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलता है कि अगर कभी भी किसी भी क्लोज्ड सरफेस में आप कोई भी बार मैग्नेट को रख दो तो उस बार मैग्नेट का बच्चों नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। नॉर्थ पोल अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे बाहर निकालेगा, साउथ पोल अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर की तरफ बुलाएगा। तो बेटा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसका? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का। ठीक है जी। देखो कितना अंतर है। जब हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, जब हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो बेटा क्लोज सरफेस में हमने चार्ज को रखा था और फ्लक्स हमारा किसके बराबर आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। और जब हमने गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को पढ़ा तो हमने सरफेस में मैग्नेट को रखा और हमारा फ्लक्स कितना आया? 0 आया। ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट अब हम क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी closed surface is 0। this is also very important। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। ठीक है जी। अब मैक्सवेल ने सोचा कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भाई साहब 0 क्यों आया? मतलब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसका 0 क्यों आया? इसका रीजन था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर नेचर। ठीक है जी। तो मैक्सवेल क्लियर करते हैं कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के फ्लक्स की वैल्यू 0 इसलिए आती है क्योंकि कभी भी अकेला पोल आपको मिलता ही नहीं है किसी भी बार मैग्नेट का। मतलब अगर आप कभी भी बार मैग्नेट लाओगे ना तो उसके नॉर्थ के साथ में हमेशा उसका साउथ अटैच रहेगा। अगर आप इसको बीच में से ऐसे काट भी दोगे ना तो काटने के बाद ये जो दो बार मैग्नेट्स बनेंगे वो अपने आप ही साउथ इधर जनरेट कर लेगा और नॉर्थ इधर जनरेट कर लेगा।
ठीक है जी। तो कभी भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा कहना था मैक्सवेल का, और ये जानकारी हमें वैसे भी है, ये हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में भी पढ़ा है। ठीक है जी, ओके। मैक्सवेल के 2 लॉज हो गए। इसके बाद मैक्सवेल का जो थर्ड लॉ है बच्चों, जो मैक्सवेल का थर्ड लॉ है ना, वो हमें कहता है फैराडेज की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, मतलब वो फैराडेज की इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो थर्ड लॉ में मैक्सवेल ने शामिल किया फैराडे को। ठीक है, अब जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर सुना है उनको फैराडे का पूरा लॉ आता है। बेटा फैराडे ने अपने जीवन काल में ना 2 बातें बोली हैं। सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली थी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ी जरूरी बात थी बेटा, पहले लेक्चर में मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन किया। फैराडे ने क्या बोला कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड किसको क्रिएट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करती है। ठीक है ना। तो इस बात को बताने के लिए बेटा फैराडे ने कौन से वाला एक्सप्रेशन यूज किया था? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो फैराडे ने बोला था जब भी कभी भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। अब फैराडे ने एक और भी बात बोली थी। फैराडे ने 2 बातें बोली थी। पहली बात तो ये बोली थी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ में एक्सप्रेशन कौन सा हमने जोड़ दिया? इसको जोड़ दिया, पेपर में लिख कर आना। दूसरी बात फैराडे ने क्या बोली थी कि चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है जी। तो मतलब जब भी कभी भी डी फाई बाई डी टी होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर होता है। ठीक है जी। तो क्या बोलते हैं फैराडे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है जी। तो पहली बात फैराडे ये बोलते हैं, दूसरी बात फैराडे ये बोलते हैं। पहली बात का फॉर्मूला ये था, दूसरी बात का बच्चों फॉर्मूला ये था। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है जी। अब इसके बाद लास्ट लॉ जो फैराडे का कंसीडर किया गया वो खुद एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ था। मतलब मैक्सवेल ने जो लास्ट लॉ, जो चौथा लॉ अपना कंसीडर किया ना, वो मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ था। मतलब 4th लॉ में हम लिखेंगे मैक्सवेल एम्पियर लॉ। गॉट इट। अब मैक्सवेल एम्पियर लॉ क्या कहते हैं? देखो, मैक्सवेल एम्पियर लॉ ने हमें सिर्फ एक बात का जवाब दिया था कि जिस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, उसी तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसी तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। और इसी तरह से इसकी इक्वेशन क्या बनी थी? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। आई होप सो सबको याद होगा पिछला लेक्चर देखने के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ठीक है ना। ओके। तो इस लॉ को हम प्रॉपरली एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, दैट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट को हम आई लिख देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बच्चों याद है ना? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ठीक है, ये था हमारा एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। याद रखना बच्चों मेरी बात कि ये अकेला लॉ भी बहुत बारी आ चुका है आपके पेपर में। आप एग्जाम आइडिया खोल लो, आप कोई भी लेटेस्ट सैंपल पेपर खोल लो, आई एम श्योर कि आपको ये वाला मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जरूर मिलेगा, मतलब एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ जरूर मिलेगा। तो ये 4 लॉस थे जो मैक्सवेल ने हमें दिए थे। मैक्सवेल कहते थे कि अगर इन चारों लॉस की हमें जानकारी है तो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा का पूरा हम समझ सकते हैं। ठीक है जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम तभी बना सकते हैं। ठीक है जी। ओके, 4 लॉस सीखने के बाद अब
हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ओके। फटाफट इनको नोट कर लो, ठीक है, और अपनी कॉपीज पे बच्चों हेडिंग दे दो, सोर्स ऑफ ईएम वेव। अब देखो, एक चीज हमारे दिमाग में फिक्स है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीजें बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही क्रिएशन जो है वो चार्ज से होती है। मतलब अगर मैं चार्ज को कहीं पे भी रख दूं तो ऑब्वियसली उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और अगर हमारा वही चार्ज मूव करता है तो उसके आसपास बेटा क्या क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग केसेस बनाकर डीप में इस चीज को समझते हैं। मान लिया जाए फर्स्ट केस में हमारा चार्ज जो है, मान लो मैंने क्यू चार्ज लिया, हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। तो बच्चों अगर मेरा चार्ज रेस्ट पे होगा तो ये चार्ज हर दिशा में अपनी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है जी, तो चार्ज जब भी रेस्ट पे होगा इट विल क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर होती है? ठीक है जी। अब दूसरी बात, मान लिया जाए अगर ये मेरा चार्ज मूविंग है, ठीक है, और मूविंग भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग है। अगर बच्चों मेरा चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो ये क्यू चार्ज है, ये v वेलोसिटी से, मतलब यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी का कहना है कि इसके पास, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इसके पास ओनली मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है जी। परंतु अगर हम सोचें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगी, देखो चार्ज तो चार्ज ही है ना, ठीक है, चार्ज की नेचर है वो अपने आले दुआले हमेशा क्या फैलाकर बैठता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाकर बैठता है। तो उसके पास क्यों सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी और क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? ठीक है, देखो इस चीज के बारे में बड़ी कंफ्यूजन्स रहती हैं बच्चों के दिमाग में। ठीक है, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। बेटा एनसीईआरटी ने जो बोला ना कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उन्होंने गलत नहीं बोला। एनसीईआरटी एक्चुअल में इस चार्ज को v वेलोसिटी से, मतलब v वेलोसिटी कौन सी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये चेंज नहीं हो रही। एनसीईआरटी कहते हैं, एनसीईआरटी मानती है कि ये जो q चार्ज है ये किसी सर्किट के अंदर बाउंडेड चार्ज है। मतलब कोई सर्किट है, उस सर्किट के साथ में मैंने ऐसे एक बैटरी लगाई है और उसमें ये q चार्ज ऐसे हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जब बेटा ये q चार्ज हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है। और जब करंट हमारा बेटा ऐसे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, ऑपोजिट फ्लो करेंगे। ठीक है जी। तो एक तरह से जब मेरा q चार्ज इधर फ्लो करेगा, मतलब क्योंकि करंट इधर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, ऑपोजिट फ्लो करेंगे। हम जानते हैं कोई भी पॉजिटिव q चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैलाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैलाता है। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड और q चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो जाती है। तो इसी कारण से ऐसा समझा जाता है कि जो q चार्ज है, ठीक है, अगर वो किसी सर्किट के अंदर फ्लो करता हुआ चार्ज है तो उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उस सर्किट में प्रोटॉन्स भी होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी। ओनली कौन सी वाली फील्ड रह जाएगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी। और दूसरे एंड पे अगर मेरा q चार्ज ओनली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों की दोनों इसके पास में फील्ड्स होंगी। परंतु अगर हमारा q चार्ज ओनली एंड ओनली सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसके पास ओनली मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, बात अपने दिमाग में बिठा लो, एक नंबर में आपको मिल सकता है। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा आप एनसीईआरटी के साथ में जाएं, आप लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर एमसीक्यू में आया, अगर आपको वो 1 और 2 मार्क्स में आया तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं तीसरे केस के ऊपर। पहला केस था हमारा चार्ज रेस्ट पे था, दूसरा केस था हमारा चार्ज बेटा मूव कर रहा था पर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। तीसरा केस अब हम लेंगे जिसमें हमारा चार्ज एक्सेलरेट करेगा।
क्या करेगा हमारा चार्ज? एक्सेलरेट करेगा। और बेटा इसको ध्यान से समझना, इसी केस से ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, ठीक है ना? देखना कितना शानदार है। ओके, थर्ड केस इज Q is accelerating. Q is accelerating. ओके बेटा, अगर हमारा चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है। इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो अगर बेटा इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दोनों क्या करेंगी? चेंज करेंगी, ठीक है जी। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक लाइन है जो सभी बच्चे लिख के आएंगे, बहुत इफेक्टिव लाइन है, ठीक है जी। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्सेलरेटिंग चार्ज विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है, सर कैसे? सर जी कैसे होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी सिर्फ चार्ज के एक्सेलरेट करने से? सुनो जरा, मान लो अगर ये एक वायर है, इसमें चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कहीं पर हमारा चार्ज बड़ी तेज जा रहा है, कहीं पर हमारे चार्ज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और कहीं पर हमारे चार्ज की वेलोसिटी बेटा कम है। मतलब यहां पर हमारे चार्ज की वेलोसिटी कम है और यहां पर हमारे चार्ज की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो जहां पर हमारे चार्ज की वेलोसिटी कम है वहां से मेरा चार्ज स्लोली जाएगा। तो जब हमारा चार्ज स्लोली जाएगा तो उसका करंट भी क्या होगा? कम होगा। तो जब हमारे चार्ज का करंट कम होगा तो आले द्वाले बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? कम होगी। और आपको पता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात बताई थी फैराडे ने, ठीक है जी। तो मतलब अगर चार्ज की वेलोसिटी कम तो करंट कम, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम, और मैग्नेटिक फील्ड कम तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मेरा चार्ज एक्सेलरेट हो गया, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। बात एकदम समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। ओके, तो एक चीज तो हमें पता लग गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने के वास्ते हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत थी, और वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी चाहिए थी? वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी। मतलब हमें ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती हो, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हो, हमें ये चाहिए थी। मतलब कंटिन्यूअसली हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती हो और मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूअसली हमारी चेंज होती हो, और ये वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राप्त होगी एक्सेलरेटिंग चार्ज से। अब देखिए बेटा, चार्ज एक्सेलरेटेड जो होता है वो हमें मिलता है एक ऑसिलेशन से, जिनको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस बेसिकली ऐसा सोर्स है जिससे आपको कभी भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, तो एलसी ऑसिलेशंस का मैं एक आपको डेमो दिखाता हूं, 2 मिनट्स लगेंगे। आपने अगर वो देख लिया ना भाई साहब, अंदर से फील आ जाएगा कि कैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है ना। ओके, तो एलसी ऑसिलेशन के अंदर जैसे कि क्लियर है, एक हमें इंडक्टर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए बेटा? कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। तो मान लिया जाए मेरा कैपेसिटर ऐसे लगाया है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मान लो मेरा कैपेसिटर ऐसे है और इसके साथ में मैंने एक इंडक्टर लगाया है, और यहां पर मैंने इस तरह से एक सर्किट लगाया है और एक बैटरी स्टार्टिंग में लगाई। तो इस बैटरी ने बेटा क्या कर दिया? इस बैटरी जो मैंने स्टार्टिंग में बैटरी लगाई, इस बैटरी ने ऑलरेडी इस कैपेसिटर को क्या कर दिया? फुल कर दिया। मतलब आप अपने दिमाग में मानकर चलो कि ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स भरी पड़ी हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से, मतलब ये एकदम फुल कैपेसिटर है। अभी सर्किट हमारा ओपन है तो इसलिए कोई भी चार्ज इस कैपेसिटर में से फ्लो नहीं कर रहा। एक्चुअल में ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। जब मैं इस सर्किट को क्लोज कर दूंगा तो
ये जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं ये किधर को जाने का प्रयास करेंगे? ये बेटा नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। जब सर्किट ओपन था तब तक कोई चार्ज नहीं था, मतलब तब तक हमारा करंट कितना था? 0 था। जैसे ही सर्किट मैंने क्लोज किया, अब क्या होगा? अब हमारा करंट बढ़ना शुरू हो गया। मतलब पहले यहां इतने ज्यादा पॉजिटिव और इतने ज्यादा नेगेटिव थे, अब यहां पॉजिटिव कम हो गए और नेगेटिव कम हो गए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाकर खुद को क्या कर लेंगे? न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ठीक है जी। और जितने ज्यादा चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा तो हमारा करंट होगा। तो इनिशियली हमारा करंट 0 था, अब मेरा करंट बढ़ जाएगा। अब एक छोटी सी बात है बेटा, ये कैपेसिटर के पॉजिटिव चार्जेस चाहते हैं कि हमें कनेक्ट तो आपने कर ही दिया, तो क्यों ना सारे प्लस चार्जेस एक ही बारी माइनस के अंदर चले जाएं और न्यूट्रल कर दें। पर ये जो इंडक्टर लगा है ना, ये इंडक्टर कभी भी कुछ भी एकदम से नहीं होने देता। मतलब जब इतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ये इंडक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। मेरी बात समझ गए? तो इस डर से ये चार्जेस एकदम से फ्लो नहीं करते। मतलब जब भी कभी भी इंडक्टर लगा हो तो हमेशा स्टेडी रेट होता है। क्या होता है बेटा? स्टेडी रेट होता है। मतलब स्लोली स्लोली चार्जेस फ्लो करते हैं, एकदम से चार्जेस फ्लो नहीं करते। जब भी कभी भी कौन सा सर्किट हो? इंडक्टर वाला सर्किट हो। ठीक है जी। अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे चार्जेस इधर से निकली जा रहे हैं और हमारा करंट क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। हमारा करंट यहां पर ग्रोइंग करंट है। ठीक है। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल रियलाइज कि जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उन पॉजिटिव चार्जेस ने रास्ता छोड़ दिया। मतलब वो पॉजिटिव चार्जेस अपनी प्लेट्स को लीव कर देंगे और नेगेटिव चार्जेस के साथ में जाकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इससे हमारा करंट क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया। भाई साहब, जितने पॉजिटिव चार्जेस थे, जितने चार्जेस थे वो सारे के सारे फ्लो कर गए, तो मतलब करंट हमारा क्या हो गया? मैक्सिमाइज हो गया। अब जब करंट हमारा मैक्सिमाइज हो गया तो यहां भी अब कोई भी चार्ज नहीं बचा और यहां भी अब कोई भी चार्ज नहीं बचा। आपको बताया था मैंने लेंज़स लॉ के अंदर कि जब भी कभी भी हमारा करंट कम होने लगता है तो इंडक्टर जो लगाया जाता है वो उसको सपोर्ट करने लग जाता है। ठीक है जी। अब एक बारी मेरा करंट मैक्सिमम हो गया, अब और तो कोई चार्ज है नहीं ना जाने को, तो ये इंडक्टर देखेगा कि अब इसका करंट इवेंचुअली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इंडक्टर अब बेटा क्या करेगा? इंडक्टर इस प्लेट में से माइनस चार्ज निकालेगा। माइनस चार्ज को निकालकर ऐसे फ्लो करवाएगा। ठीक है जी। तो इस प्लेट के पास बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर इस प्लेट में से माइनस का चार्ज निकालेगा, तो जहां से उसने माइनस निकाला होगा तो उस जगह पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और वो माइनस इधर जाकर बैठ जाएगा। अब यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी? एक हल्की, मतलब धीरे सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। अब एक बारी बेटा हमारा करंट मैक्सिमम होने के बाद 0 होने की तादाद पे है, उसके बाद हमारे यहां पर कम पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहां पर कम नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिसके कारण हमारा करंट ऐसे दौड़ेगा और उसके बाद थोड़े और नेगेटिव निकलेंगे। अब हमारा क्या होने लग जाएगा बेटा? अब हमारा करंट ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है जी। मतलब इनिशियली हमारा करंट स्मॉल है। ठीक है जी। आफ्टर दैट फॉर फ्यू वैल्यूज यहां पर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे। ठीक है जी। और करंट भी इसमें इंक्रीज करेगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। पहले हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो इस दिशा में बन रही थी, अब हमारी बेटा देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है जी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हुई जा रही है? ज्यादा हुई जा रही है। तो आप एक चीज यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि जब हमने कैपेसिटर जो कि फुली चार्ज था उसको इंडक्टर के साथ में जोड़ा तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, फिर ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, फिर ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, फिर ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा हुई, फिर ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी और ज्यादा हुई, फिर ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। ठीक है जी।
तो ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जब हो जाएगी तो उसके बाद फिर से चार्जेस उधर से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अब इसके बाद ऐसे वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, वो एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, ऐसे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। एक बार ये मैक्सिमम हो गई, मतलब अब ये कैपेसिटर फिर से क्या हो गया बेटा, फुल्ली चार्ज हो गया। नाउ अगेन व्हाट विल हैपन इज, नाउ अगेन इसमें से कुछ प्लस चार्जेस उधर को फ्लो कर जाएंगे, मतलब इसमें से करंट डिके होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, करंट डिके होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर और चार्जेस निकलेंगे, फिर और चार्जेस निकलेंगे, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट इसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो मैं जस्ट आपको ये बात कह रहा हूं कि कभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है और कभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। इसको मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ये जस्ट आपको फील करवा रहा हूं मैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है चेंजिंग वाली, ठीक है। चेंजिंग वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। और इसमें आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे हो कि कभी मेरा करंट इसमें 0 हो जाता है, कभी मेरा करंट इसमें ग्रो करता है और कभी मेरा करंट इसमें मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब करंट की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, चार्ज की वेलोसिटी इसमें क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। क्योंकि अगर चार्ज की वेलोसिटी चेंज होएगी तभी तो हमारा करंट इसमें क्या होएगा, तभी तो हमारा करंट इसमें चेंज होगा, ठीक है ना। तो अगर चार्ज की वेलोसिटी हमारी इसमें चेंज हो रही है तभी हमारा इसमें करंट चेंज होगा। तो हमें एक एक्सेलरेटिंग चार्ज मिल रहा है इसमें। कौन सा चार्ज मिल रहा है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है जी। तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा सोर्स क्या होता है, एक्सेलरेटिंग चार्ज हमारा सोर्स होता है। और वो एक्सेलरेटिंग चार्ज हमें किस में मिलता है, वो एक्सेलरेटिंग चार्ज बेटा हमें एलसी ऑसिलेशंस में मिलता है। एलसी ऑसिलेशंस कैसी ऑसिलेशंस होती हैं, जिसमें कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है और कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। ऐसे वाली ऑसिलेशन होती है एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर, ओके। आप क्या करो, आप इसके अंदर सिर्फ इतना ही सर्किट देख लो। आप देखो कि इसमें करंट बार बार चेंज हो रहा है, तो मतलब चार्ज इसमें एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है जी, ओके। अब फटाफट हम इसका ग्राफ बनाते हैं और उसी ग्राफ में छुपी हुई है इसकी इक्वेशन, ठीक है जी। उसी ग्राफ में इसकी इक्वेशन भी छुपी हुई है, उसी ग्राफ के ही अंदर ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी छुपी हुई है, ठीक है जी, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करो किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम के बीच में। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया y एक्सिस पे और टाइम लिया x एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिया y एक्सिस पे और टाइम लिया x एक्सिस पे, ठीक है। इनिशियली हमने क्या देखा कि हमारा कैपेसिटर भरा पड़ा था। तो जब हमारा बेटा कैपेसिटर भरा पड़ा था तो उस समय हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, उस समय हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम थी। आफ्टर सम टाइम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, फिर आफ्टर सम टाइम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई, फिर आफ्टर सम टाइम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई, फिर आफ्टर सम टाइम हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गई। गॉट इट। तो मतलब मैंने जो आपको सिखाया था ना कि ये कैपेसिटर में पहले जो फुली चार्ज्ड था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इनिशियली मैक्सिमम थी, आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो ही जाएगी, देखो ये कम हो ही जा रही है, और उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन बेटा किधर को है, नीचे को है। तो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ रही है, ऐसे 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 बढ़ रही है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगी, कम होएगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है जी। और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। एंड मैक्सिमम हो जाने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो यू कैन सी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की बने। समझ गए मेरी बात। तो अगर बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की बने, अब एकदम आप तैयार हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने के लिए, ठीक है।
अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कम है और कभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि एक बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा किसने बोला था? मैक्सवेल ने बोला था। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब देखो वो तो हमारी मर्जी थी ना, हमने स्टार्टिंग में ही अपना जो कैपेसिटर था वो फुल्ली चार्ज ले लिया। अगर मैं स्टार्टिंग में अपना कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना लेता, मतलब कोई चार्ज ना लेता अपने कैपेसिटर के ऊपर, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी थी? 0। तो उस केस में क्या होता? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से पहले थोड़ी इंक्रीज होती, फिर मैक्सिमम हो जाने के बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती। ठीक है जी। और इस तरह की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती। बेटा पहले मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें इनिशियली हमने कैपेसिटर फुल लिया, इसमें हमने अगर इनिशियली कैपेसिटर फुल नहीं लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी? 0, और टाइम इसका ऐसे का ऐसा ही होगा। ठीक है जी। अब मैं जस्ट आपसे एक बात पूछनी चाहता हूं, जो मैंने सबसे पहले नंबर पे पिछली क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर मूव करती है। मतलब ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे मूव करती है बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे 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 ऐसे। तो मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कुछ इस तरह से। अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी? मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 बनेगी। समझ गए? ये मैंने किसके लिए बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया। ये मैंने किसके लिए बनाया? मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनाया। ठीक है। और ये जो इस समय आपको मिला ये होती है हमारी ईएम वेव। ठीक है। एक बात बस मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बेटा किसी भी एलसी ऑसिलेशन में ना आप एक बारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर छोड़ दो, उसके बाद उस एलसी ऑसिलेशन को आप कट ऑफ कर दो। मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बारी चेंज हो गई तो उसने क्या क्रिएट कर देनी है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमने पढ़ा ना वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्दर क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने अपने आप ही किसको बना देना था? इसको बना देना था। और इसने फर्दर किसको बना देना था? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को। तो एलसी ऑसिलेशंस एक ऐसी ऑसिलेशंस हैं, या फिर ईएम वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं जिसमें एक बारी अगर वेव हमारी शुरू हो जाए तो सदियों सदियों तक वो वेव कभी भी खत्म नहीं होती, अगर हमारा वैक्यूम है, अगर कोई भी मीडियम रास्ते में नहीं आता। ठीक है जी। ये जो मैंने y एक्सिस पर बनाया है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, और ये जो मैंने बाहर को z एक्सिस में बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे जाएगी, फील कर लो अच्छे से, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है जी। अब +1 में मैंने आपको बताया था किसी भी वेव की इक्वेशन जो लिखी जाती है वो कैसे लिखी जाती है? y = y0 sin kx - ओमेगा t। बस बेटा इतना याद रखना है, बिल्कुल घबराओ मत, मैंने +1 का नाम ले दिया। ठीक है ना। तो सिर्फ इतना फॉर्मूला एक याद कर लो, किसी भी वेव का जो कि साइनोसॉइडल वेव हो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? y0 sin kx - ओमेगा t। अब अगर मेरे को कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखो, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में y की जगह E लिखूंगा, y0 की जगह बेटा E0 लिखूंगा, sin kx - ओमेगा t ऐसे लिख दूंगा। ठीक है ना, कोई टेंशन तो नहीं ना हो रही। अब ये चीज जरूर देख लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कौन से एक्सिस में थी? ये y एक्सिस में थी ना, तो इसीलिए मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या नाम दे रहा हूं? y एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं। तो फॉर दैट रीजन मैंने इसके आगे क्या डाल दिया? j कैप डाल दिया। ठीक है जी। अब ये k क्या होता है बेटा? ये k होता है वेव नंबर। ठीक है जी। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2π/λ। गॉट इट। तो मेरी y एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E0 sin
2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू इंटू टी, इसके साथ में क्या है बेटा जे कैप। तो ऐसे में हमारा बन जाएगा ई नॉट साइन, इन दोनों में से 2 पाई आ गया कॉमन इंटू एक्स अपॉन लैम्डा माइनस न्यू इंटू टी, ब्रैकेट हो गई क्लोज, साथ में आ गया जे कैप। तो ये आ गई हमारी वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। अब इसी तरह से हम इक्वेशन लिखनी चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बेटा कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और उसके साथ में क्या आएगा के कैप। ठीक है जी। अब ये बन जाएगा बी नॉट साइन, के को हम लिखेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस 2 पाई न्यू इंटू टी, साथ में के कैप। आप सबको मालूम है कि ई नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये ई नॉट है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बी नॉट है। ठीक है ना। तो इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, +1 के वेव से हमने सीखा। अब बी नॉट हमारा आ गया ऐसे साइन, इन दोनों में से 2 पाई आ गया कॉमन, दिस इज एक्स अपॉन लैम्डा माइनस न्यू इंटू टी, ब्रैकेट हो गई क्लोज, इस तरह से हो गया क्लोज, इसके साथ में क्या है के कैप। ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडी है और हमारी बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी रेडी है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ईएम वेव्स होती हैं ना, इन ईएम वेव्स के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, ये सेल्फ प्रोपगेटिंग होती है। मतलब एक बारी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवा के देना है उसको, उसके बाद वो अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगी, और वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर लेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए। मतलब एक बारी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करवा के देनी है, उसके बाद वो सेल्फ प्रोपगेट करेगी, वो सेल्फ अपनी ही डायरेक्शन में मूव करेगी। एक चीज आप और इसमें देखो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, और ये मूव किधर कर रही हैं, एक्स एक्सिस में। ठीक है जी। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इनकी नेचर होती है ट्रांसवर्स, नेचर इज ट्रांसवर्स। गॉट इट। एक तीसरी बात और याद रख लो कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है जी। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। यस। ठीक है। तो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है जो हम लोग ने डिराइव किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब इन दोनों को डिवाइड किया जाता है ना, तो इसका रिजल्ट हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। आई मीन टू से व्हेनेवर वी डिवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलवेज आवर रिजल्ट इज स्पीड ऑफ लाइट। देखो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, मैं इसको फील करवाता हूं। देखो बेटा, इस टाइम पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी। ठीक है। अगर इसी टाइम पर मैं कुछ ना कुछ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ले लूं, तो इस टाइम की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस टाइम की मैग्नेटिक फील्ड को जब हम डिवाइड करेंगे, तो उसकी डिविडेशन हमेशा किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो फिजिक्स हमें ऐसा बोलती है कि किसी भी समय पर आप चेक कर सकते हो आपकी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक और रिस्पेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशियो है वो हमेशा किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी तरह से अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट ले लूं, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ले लूं, वो भी बेटा किसके बराबर आएगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगा। ठीक है जी। एक चीज और हमारी रह गई, चौथा पॉइंट आप ये भी नोट कर लो कि हमारी ये जो ईएम वेव है, ठीक है जी, मतलब ई एंड एम वेव आर इन सेम फेज। नोट कर लो बेटा, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो वेव बनी है ना, ये दोनों ही वेव सेम फेज में है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ऐसा नहीं कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उछल रही है तो वो कहीं और जा रही है, वो जा सीधा ही रही है। ऐसे उछलने वाली भी सीधा ही जा रही है, ऐसे उछलने वाली भी सीधा ही जा रही है। समझ गए ना। ओके। अब ई नॉट अपॉन बी नॉट हमारा किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। अब इसके बाद मैक्सवेल ने हमें एक और रिजल्ट दिया। मैक्सवेल ने बेटा हमें बोला कि अगर कभी भी हम
परमेबिलिटी को और परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दें और अंडर रूट कर दें और 1 से डिवाइड कर दें, वो भी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। मैक्सवेल ने बेटा हमें रिलेशन दिया, किस किस के बीच में रिलेशन दिया? परमेबिलिटी में और परमिटिविटी में और स्पीड ऑफ लाइट में। ठीक है जी। तो मैक्सवेल गिवन द रिलेशन, मैक्सवेल गिवन द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, मतलब परमेबिलिटी, परमिटिविटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। इसमें परमेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है। परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जब आप 8.85 इंटू 10 की पावर -12 एंड म्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 को इसमें भरोगे ना और अंडर रूट करोगे ना और 1 से डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आएगी। मतलब ये 3 इंटू 10 की पावर 8 आएगा। तो बेटा ये जो डेरिवेशन है ये आपको पेपर में लिख के आनी है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बनानी सिखाई ये आपको पेपर में करके आनी है। पेपर में प्लीज एलसी ऑसिलेशन ना लिख देना, वो नहीं है हमारे सिलेबस में। वो जस्ट आपको फील करवाने के लिए था कि कैसे कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज हमें मिलता है। देखो बेटा एक्सेलरेटिंग चार्ज जनरली हमें या तो साइक्लोट्रॉन से मिलता है या फिर एलसी ऑसिलेशन से मिलता है। अब साइक्लोट्रॉन भी उन्होंने पेपर में से हटा दिया, मतलब सिलेबस में से डिलीट कर दिया, तो वो तो सिखा नहीं सकते। एलसी ऑसिलेशन का फील जरूर हम ले सकते हैं, वो हमने ले लिया। ठीक है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, बस इतना जरूर हम देख सकते हैं। ये इतनी इजी डेरिवेशन है, इतनी इजी है कि एक बार ही अगर कोई लिख ले सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको भूल जाए। ठीक है जी, ओके। आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में मैं आपके साथ में अलग अलग तरह की वेव्स डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, मतलब ये जो ईएम वेव्स हैं ये कितने कितने टाइप्स की होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सवेल की इक्वेशंस भी आती हैं और इसमें ये वेव वाला पूरा पैटर्न भी आता है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।